आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के बारे में। और जो अगला वीडियो आएगा ना वो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन के ऊपर होगा। तो जल्दी से पहले समझते हैं कि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन है क्या और उसका यूज़ क्या है। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का ना आप तब यूज़ करोगे जब आप किसी भी नंबर x को एक्सपोनेंशिएट कर रहे हो बाय सम वैल्यू सपोज n। एक्सपोनेंशिएट करने का मतलब होता है बेसिकली मैं x रेज टू पावर n कर रहा हूँ, x को एक्सपोनेंशिएट कर रहा हूँ बाय वैल्यू n। ठीक है। अब आप मेरे से कहोगे कि ये तो मेरे को करना आता है, मैं एक आंस वेरिएबल बनाऊंगा 1, एक लूप चला लूँगा 0 से n तक और उस लूप में जाके आंस में x को मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। जब मैं किसी भी नंबर को रेज टू पावर सम अदर नंबर करता हूँ, सपोज मैं 3 रेज टू पावर 5 कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना 5 बार। 3 रेज टू पावर 5 क्या हो गया, 3 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 5 बार और मेरे को वैल्यू पता चल गई, 243 पता चल गया। मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। लूप मैंने चलाया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक। आंस की वैल्यू इनिशियली 1 थी और 1 में 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को आंसर मिल गया। अब फॉर लूप के बाद मैं आंसर को रिटर्न करा सकता हूँ या प्रिंट करा सकता हूँ, जो भी मेरे को करता है। इसके साथ दिक्कत क्या है ना, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन आ रही है। अच्छा हाँ, ओ ऑफ एन आएगी भी कि 0 से लेके एन तक वाइल लूप लर्न हो रहा है, मेरा फॉर लूप रन हो रहा है। तो ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है। पर बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है ना, वो हमको एक तरीका दे देता है जिससे हम इस क्वेश्चन को लॉग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एन क्या है, एन वो वैल्यू है जिससे आप अपने एक्स को एक्सपोनेंशिएट कर रहे हो। जैसे इस केस में मेरे एन की वैल्यू 5 है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लॉग 5 में करूँ। हाँ कर सकता हूँ। समझते हैं कि अब बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन को कोड कैसे करते हैं और होता क्या है ये। इसमें भी ना हम एक आंस की वैल्यू बना देते हैं, आंस वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा n है मेरी कंडीशन में, n अगर मेरे कंडीशन में है तो मेरे को समझ में ये आ रहा है कि मैं ना n की वैल्यू को तो चेंज करूँगा। ठीक है। अब अंदर का देखो, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा पर इतना ज़रूर समझ में आएगा कि मैं पहले ना चेक कर रहा हूँ कि n की वैल्यू ऑड है कि इवन है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये इफ़ वाली कंडीशन को ट्रू हो जा रही है और फिर ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। और जब भी मेरे n की वैल्यू इवन है ना, तो ये एल्स वाला पार्ट ट्रू हो रहा है और ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब एक बार समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये दो ऑपरेशंस हैं क्या और कर क्या रहे हैं। ठीक है। सपोज़ मैं ना अभी निकालना चाह रहा हूँ 3 रेज टू पावर 5, तो मेरे x की वैल्यू 3 रहेगी और n की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। मैं 3 रेज टू पावर 5 ही कैलकुलेट करके देखता हूँ। ठीक है। मेरे n की वैल्यू 5 है। अच्छा मतलब मेरे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा वाइल लूप चलेगा। अब जब मेरा वाइल लूप चलेगा तो देखते हैं फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा। मैंने क्या कहा था, वाइल लूप में घुसते ही ना मैं चेक करूँगा कि n की वैल्यू ऑड है कि इवन है। इस केस में तो मेरे n की वैल्यू क्या है, ऑड है ना, 5 ऑड होता है। तो इस केस में मैं 3 रेज टू पावर 5 कैलकुलेट कर रहा था और मेरे को पता चल गया कि जो मेरे n की वैल्यू है वो ऑड है। अब एक बात बताओ, 3 रेज टू पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 रेज टू पावर 4। हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 2 रेज टू पावर 2 लिखना है तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 2 रेज टू पावर 1। हाँ लिख सकता हूँ। 2 रेज टू पावर 1 क्या होगा, 2 होगा और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 2 रेज टू पावर 2 मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, 4 होता है। अब एक बात बताओ, जैसे आपको 3 रेज टू पावर 3 निकालना है तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 × 3 रेज टू पावर 2। हाँ लिख सकता हूँ। 3 रेज टू पावर 2 तो पता है ना हमको 9 है और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 मिल गया, तो फिर ये 27 हो गया। तो मतलब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये मैंने सही लिखी है। अब देखते हैं कि कोड में ऊपर मैंने क्या बोला था कि जब भी n की वैल्यू ऑड है ना तो मैं आंस में जाके x को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगा। देखते हैं ये क्यों हुआ है। जब मेरे को पता चल गया कि 3 रेज टू पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक 3 मैंने बाहर ले लिया ताकि जो मेरे n की वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, वो इवन हो जाए। जब भी मतलब कोई नंबर ऑड है उसमें आप -1 करोगे तो वो अपने आप इवन हो जाएगा। तो -1 करने के लिए मैंने क्या किया, एक 3 को बाहर ले लिया और n की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया तो वो इवन हो गया। ठीक है। तो मैं ना इस वाले n को, इस वाले 3 को जाके ना 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आगे जाके ना ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा।
और n की वैल्यू आपने देखा होगा डिक्रीमेंट हो गई, तो वही चीज़ मैंने ऊपर भी लिख रखी है, n माइनस इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं जल्दी से। आंस में जाके मैंने इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस जब 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं 3⁴ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, पर पहले मैं 3⁵ कैलकुलेट कर रहा था, तो मेरे n की वैल्यू एक कम हो गई, तो एक कम कर देते हैं। ठीक है, अब आंस की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 3 हो गई, x की 3 हो गई और n की 4 हो गई। अब सेकेंड आइट्रेशन पे आते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में मेरे n की वैल्यू ना 4 आ रही है अभी, 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 0 है, मतलब वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप में घुसते ही हम क्या चेक करेंगे कि मेरे n की वैल्यू ऑड है कि इवन है। इस केस में मैं 3⁴ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 तो इवन होता है। अच्छा ठीक है, इवन है तो मतलब ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मैं x को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, x को x से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि मैं स्क्वायर कर दूंगा ना। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का स्क्वायर निकाल दिया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर पता चल गया। तो ये क्यों, मैंने स्क्वायर क्यों किया और यहाँ पे n को डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा, चलो समझते हैं। 3⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, होल रेज टू पावर n/2, या इस केस में क्या है, n 4 है, 4/2, हाँ कर सकते हैं। 3⁴ का मैंने क्या करा, 3⁴ है, अच्छा तो ना 3 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ और उसको रेज टू पावर फिर से कर देता हूँ n/2 से, हाँ ये कर सकता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 4/2 क्या होगा, 2 होगा। मतलब मैं 3⁴ को, एक सेकेंड, 9⁻² और फिर कंप्लीट रेज टू पावर 2 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बेसिक मैथ सही है। तो वही ऑपरेशन तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्या था, 3 था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को 9 मिल गया। ओ सॉरी 9 नहीं, रेज टू पावर नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब मैं 3⁴ को 9⁻² लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 3 का स्क्वायर निकाल लिया यहाँ पे, और n/2 कर दिया तो 4/2 हो गया, मतलब 3⁴ को मैं लिख सकता हूँ 9⁻², हाँ ठीक है। तो मेरे x की जो वैल्यू हो गई वो 9 हो गई, मतलब मैंने आंस n2 = x किया तब, और जो n की वैल्यू है वो /2 होकर 2 हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड आइट्रेशन पे आते हैं। थर्ड आइट्रेशन में मैं फिर से चेक करूँगा कि मेरे n की वैल्यू ऑड है कि इवन है। इवन वैल्यू आ रही है, मैं इस केस में 9⁻² कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मेरे n की वैल्यू इवन है तो आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9⁻² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 ब्रैकेट में लिखता हूँ 9⁻² होल रेज टू पावर 2/2, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 9⁻² क्या होगा, 81, और 81⁻² क्या होगा, मतलब क्या हो गया, 81⁻1 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो 81⁻1 तो 81 ही हो जाएगा। यही मेरे एल्स में मैंने लिख रखा था, जब भी मेरे n की वैल्यू ऑड है तो x में जाके x को मल्टीप्लाई कर दो और n को /2 कर दो। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81⁻²। ठीक है, तो फिर मेरे आंस की वैल्यू हो, x की वैल्यू हो जाएगी x × x, मतलब ये हो जाएगा 81 और n/2 ओके हो जाएगा 1। अच्छा ठीक है, तो अब मैं फोर्थ आइट्रेशन पे आया। फोर्थ आइट्रेशन में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 81⁻1। ठीक है, 1 तो क्या है, ऑड है, तो ऑड केस में मैं क्या कर रहा था, आंस n2 = x कर दे रहा था, और मेरे x की वैल्यू 81 हो गई है, आंस की वैल्यू 3 है, मतलब मेरे को 3 में 81 को मल्टीप्लाई करना है और n को डिक्रीमेंट कर देना है। तो फिर जब मैं आंस में x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 3 × 81 विच इज़ इक्वल टू 243। अच्छा ठीक है, और n को डिक्रीमेंट किया तो n क्या है इस केस में, 1 है, 1 को डिक्रीमेंट किया तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब जब n की वैल्यू 0 हो गई तो अगली आइट्रेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि जो मेरे वाइल लूप की कंडीशन क्या है कि जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक वाइल लूप रन करेगा। n की वैल्यू जब 0 हो गई तो मेरा वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, तो मतलब मेरा वाइल लूप ब्रेक कर गया, तो मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल गया ना। आंसर कहाँ स्टोर हुआ है, आंस वेरिएबल में, तो मैं मेरे वाइल लूप के बाद जाके या तो प्रिंट करा सकता हूँ मेरे आंस को, या तो रिटर्न करा सकता हूँ, जैसे भी हमको नीड है। मतलब आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब एक बार कोड में देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोड में x हो गया 3, n हो गया 5,
और ना एक आंस वेरिएबल भी बना लेते हैं, आंस इक्वल टू 1 वाइल n इज़ ग्रेटर देन 5, n शुड बी ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, ठीक है। अब वाइल लूप में जाके हम चेक क्या कर रहे थे कि जो हमारा n है वो ऑड है कि इवन है, तो भाई चेक कर लेते हैं। इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ऑड है, और यहाँ पे एल्स आ जाएगा, मतलब जब मेरे n की वैल्यू इवन है। अब जब मेरे n की वैल्यू ऑड थी तो मैं क्या कर रहा था, आंस में x को मल्टीप्लाई कर रहा था और n को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दे रहा था। तो जल्दी से जाके कर देते हैं, आंस n2 इक्वल टू x और n माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब मेरे n की वैल्यू इवन थी तो मैं क्या कर रहा था, जब मेरे n की वैल्यू इवन थी तो मैं x में x को मल्टीप्लाई कर रहा था और n को डिवाइड बाय 2 कर दे रहा था। तो ठीक है, कर देते हैं, x इंटू इक्वल टू एक्स एन वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये जो मेरा लूप है ये तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब लूप ब्रेक कर जाएगा मतलब क्या है, मेरे आंस वेरिएबल में जो भी एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू चाहिए थी मेरे को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी आउट आंस कर देता हूँ, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, 243 सही आंसर आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर मैं ब्रूट फोर्स से कर रहा था तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n थी, पर अगर मैं ब्रूट फोर्स से नहीं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से करता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी। अब ये log n कैसे हुई, चलो डिस्कस करते हैं। आप एक बात बताओ, जब आपकी n की वैल्यू ऑड थी तो क्या हो रहा था, n की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 1 हो जा रही थी, अच्छा ठीक है। पर जब आपके n की वैल्यू इवन थी तो फिर वो बाय 2 हो जा रहा था ना, मतलब अगर n की वैल्यू 4 थी तो नेक्स्ट आइटरेशन में n की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 2 हो जा रही थी। और ये भी पक्का था कि अगर n की वैल्यू ऑड है ना तो अगली बार तो पक्का इवन होगी, क्योंकि अगर ऑड वैल्यू में -1 करोगे तो इवन नंबर आएगा। अच्छा ठीक है, तो और जो मेरा वाइल लूप था उसकी जो कंडीशन थी वो n ग्रेटर देन 0 था। सपोज़ मेरा n 4 हो जाता है तो फिर फर्स्ट आइटरेशन में n की वैल्यू 4 है, नेक्स्ट आइटरेशन में 2 होगी और थर्ड आइटरेशन में 0 हो जाएगी। तो मतलब जो मेरा लूप है ना, वाइल लूप, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, log ऑफ n हो गई। n क्या है यहाँ पे, n वो वैल्यू है जिससे आप अपने x को एक्सपोनेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ 1 होगी। मैंने कोई हैश मैप तो बनाया नहीं है, कोई क्यू नहीं बनाया है, कोई अलग से वेक्टर नहीं बनाया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इन दो केसेस को ना एक बार रन करके देखना और समझना कि कैसे हो रहा है। अगर इधर आपको कहीं डाउट है कि मैंने 3⁵ को 3 इंटू 3⁴ कैसे लिख दिया, 3⁴ को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बेसिक मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, वो आप पढ़ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो and I assure you कि I'll reach out to you as soon as possible. That's it for today. Have a good day guys. Thank you so much.